नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक इसके कुछ विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। लोगों को पढ़ना, उन्हें समझना, ये एक स्किल है जो हम सब सीखना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि लोगों के बर्ताव, उनकी सोच, उनके जज्बातों को समझने के जो कुछ तरीके या सिद्धांत इस किताब में बताए गए हैं उन पर गौर करें। अक्सर हमें लगता तो है कि अरे हम तो लोगों को खूब समझते हैं, पर क्या वाकई ऐसा होता है? ये बड़ा सवाल है। मतलब कितना समझते हैं और कैसे समझते हैं? हाँ, और ये किताब कहती है कि ये सिर्फ गट फीलिंग या अंदाजे की बात नहीं है, बल्कि ये सही जानकारी, हाई क्वालिटी डेटा इकट्ठा करने और फिर उसे समझदारी से एनालाइज करने के बारे में है। सही, डेटा बेस्ड अप्रोच एक तरह से। एग्जैक्टली। और हम अक्सर अनजाने में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, जैसे कंफर्मेशन बायस। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हम वही देखते या सुनते हैं जो हम पहले से मानते हैं। जो फिट नहीं होता उसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। या फिर किसी के सामान्य व्यवहार, जिसे किताब में बेसलाइन कहा गया है, उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस किसी एक हरकत पर नतीजा निकाल लिया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बेसलाइन वाला। बिना ये जाने कि कोई आम तौर पर कैसा रहता है, हम बदलाव कैसे पहचानेंगे? और अपने खुद के बायस, अपने पूर्वाग्रह, वो तो कहानी को और उलझा देते हैं। बिल्कुल सही कहा। किसी को भी समझने की कोशिश में पहला कदम शायद यही है कि हम अपने लेंस को साफ करें। हमें संदर्भ देखना होगा, मतलब किस सिचुएशन में वो व्यवहार हो रहा है। हाँ, संदर्भ बहुत जरूरी है। और व्यवहार के पैटर्न देखने होंगे। कोई एक घटना काफी नहीं है। क्या ये बार बार होता है? किन हालातों में होता है? और सबसे अहम, जैसा आपने कहा, अपनी धारणाओं, अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी कोई फीलिंग हमारे जजमेंट पर असर डाल रही है। ये तो बहुत गहरी बात है। और मजे की बात यह है कि जब हम ये स्किल्स डेवलप करते हैं ना, तो हम सिर्फ दूसरों को ही बेहतर नहीं समझते, बल्कि खुद को भी। हाँ, खुद को भी बेहतर जानने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रेरणाओं से। मतलब किसी व्यवहार के पीछे की वजह क्या है? किताब में शैडो का जिक्र है, कार्ल युंग का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? हाँ, शैडो या छाया। युंग का ये सिद्धांत कहता है कि ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम या तो जानते नहीं या जानबूझकर दबाते हैं, अस्वीकार करते हैं। अच्छा, मतलब वो इच्छाएं या गुण जो हमें खुद में पसंद नहीं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अनुशासित है, हर चीज कायदे से करता है। हो सकता है उसकी शैडो में आजादी की, नियमों को तोड़ने की एक दबी हुई इच्छा हो। दिलचस्प। और ये दबी हुई इच्छा फिर कभी किसी अप्रत्याशित तरीके से, शायद किसी तनाव की स्थिति में या उम्र के किसी पड़ाव पर एकदम से बाहर आ सकती है। तो किसी की शैडो को समझने की कोशिश करने से क्या फायदा होगा? इससे सहानुभूति बढ़ती है। हम समझ पाते हैं कि सामने वाला शायद अपने ही किसी अंदरूनी कश्मकश से जूझ रहा हो। इससे कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। और शायद हम दूसरों में वो चीजें ज्यादा नोटिस करते हैं, नापसंद करते हैं, जो हमारी अपनी शैडो का हिस्सा होती है। क्या बात कही। बिल्कुल। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। हम अपनी अस्वीकृत चीजें दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो दूसरों को समझना असल में खुद को समझने का ही एक रास्ता बन जाता है। अच्छा, एक और सिद्धांत है प्लेजर पेन प्रिंसिपल, सुख पाने और दर्द से बचने की हमारी फितरत। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, है तो सीधा, पर बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे लगभग हर फैसले के पीछे काम करता है। हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं जिनसे हमें खुशी या आराम मिले, और उन चीजों से बचते हैं जिनसे तकलीफ या दर्द हो। लेकिन इसमें कोई पेच है। पेच ये है कि अक्सर दर्द से बचने की जो प्रेरणा है, वो सुख पाने की प्रेरणा से ज्यादा मजबूत होती है। लोग नुकसान से बचने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, बजाय उतना ही फायदा पाने के। अच्छा, ये तो है लॉस अवर्जन जिसे कहते हैं। हाँ, और दूसरा पेच है हमारी धारणा, हमारा परसेप्शन। क्या चीज हमें सुख देगी और क्या चीज दर्द, यह हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है, जो हमेशा सही नहीं होती। मतलब कई बार हम शॉर्ट टर्म प्लेजर, फौरी राहत के चक्कर में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक हों, जैसे मीठा खाना या प्रोक्रास्टिनेट करना। उस पल तो अच्छा लगता है, दर्द मेहनत का टल जाता है, पर बाद में ज्यादा बड़ा दर्द झेलना पड़ता है। समझ गई। तो ये समझना कि किसी व्यक्ति के लिए प्लेजर क्या है और पेन क्या है, उसके व्यवहार को समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल।
उनके लक्ष्य क्या हैं, उनके डर क्या हैं, ये सब इसी प्रिंसिपल से जुड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, कहते हैं कि कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा तो इसी से होता है। हाँ, कुछ स्टडीज तो कहती हैं 50-60% से भी ज्यादा। हालांकि नंबर्स पर बहस हो सकती है, पर यह तय है कि नॉन वर्बल क्यूज बहुत अहमियत रखते हैं। शरीर झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहा जाता है। और इसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस का जिक्र आता है, चेहरे पर पल भर को आने वाले भाव। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही आते हैं। ये हमारी सच्ची अंदरूनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, खासकर तब जब हम उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हों। कौन कौन सी भावनाएं पकड़ में आ सकती हैं इनसे? जो 7 यूनिवर्सल इमोशंस माने जाते हैं, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा, डर, हैरानी, नफरत और तिरस्कार, कंडेम्प्ट, इन सब के विशिष्ट माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉल एकमैन ने इस पर काफी काम किया है। लेकिन क्या ये हमेशा धोखे का पक्का सबूत होते हैं? मान लीजिए किसी के चेहरे पर डर का माइक्रो एक्सप्रेशन दिखा, तो क्या वो जरूर कुछ छुपा रहा है? नहीं, यहीं पर सावधानी बरतनी है। ये हमेशा धोखे का संकेत नहीं होते। हो सकता है वो व्यक्ति सिर्फ नर्वस हो, या उस सवाल से असहज हो, या उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। अच्छा। इसलिए माइक्रो एक्सप्रेशंस को हमेशा संदर्भ में देखना चाहिए। बाकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आवाज का लहजा कैसा है, बात क्या हो रही है, और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति का बेसलाइन क्या है। क्या वो आम तौर पर ही ज्यादा एनिमेटेड या नर्वस रहता है? बेसलाइन फिर से आ गया, ये वाकई जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। बेसलाइन समझे बिना किसी भी संकेत का मतलब निकालना खतरनाक हो सकता है। और बॉडी लैंग्वेज में और क्या क्या आता है, जो नवारो जैसे FBI के पूर्व एजेंट और एक्सपर्ट्स इस पर काफी लिखते हैं? हाँ, नवारो का काम बेहतरीन है। वो कहते हैं कि हमारा शरीर, खासकर हमारे लिम्बिक सिस्टम के प्रभाव में, हमारे विचारों और भावनाओं का बिलबोर्ड बन जाता है। हम बिना सोचे समझे कई संकेत देते हैं। जैसे पैसिफाइंग बिहेवियर, खुद को शांत करने वाली हरकतें। हाँ, जैसे गर्दन सहराना, माथा रगड़ना, होठ बीचना या बालों से खेलना, कपड़ों को ठीक करना। ये अक्सर तब दिखते हैं जब कोई व्यक्ति तनाव, चिंता या असहजता महसूस कर रहा हो। दिमाग शरीर को शांत करने के लिए ये करवाता है। लेकिन क्या ये हमेशा तनाव का ही मतलब है? कई लोगों की तो आदत होती है बालों से खेलने की। बिल्कुल सही सवाल। फिर वही बात आती है, बेसलाइन और क्लस्टर। क्या ये हरकत सिर्फ इसी स्थिति में हो रही है या हमेशा होती है? और क्या इसके साथ तनाव के दूसरे संकेत भी दिख रहे हैं, जैसे आवाज में बदलाव, सांस का तेज होना या शरीर का सिकुड़ना? शरीर का सिकुड़ना। हाँ, नवारो बताते हैं कि जब हम सहज और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं तो हम फैलते हैं, ज्यादा जगह लेते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्ले। लेकिन जब हम डरा हुआ, असहज या दोषी महसूस करते हैं तो हम सिकुड़ते हैं, खुद को छोटा बनाते हैं। कंधों को सिकुड़ लेना, हाथ पैर करीब ले आना। ये तो दिलचस्प है। हाथ, पैर, हमारा पोस्चर, सब कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। पैरों की दिशा अक्सर बताती हैं कि व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है या किससे जुड़ाव महसूस कर रहा है। हाथों की हरकतें, हथेलियों का दिखना या छुपाना, ये सब संकेत देते हैं। खुलापन, बंद रवैया, आत्मविश्वास, झिझक, बहुत कुछ पता चल सकता है। तो मंत्र वही है, किसी एक संकेत पर मत कूदो, बल्कि संकेतों के समूह यानी क्लस्टर को देखो। एग्जैक्टली। क्लस्टर और कॉन्टेक्स्ट और बेसलाइन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। और हाँ, आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस, भी बॉडी लैंग्वेज का ही हिस्सा है। आवाज ऊंची हो रही है, धीमी हो रही है, कांप रही है, सपाट है, ये सब भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा, अब आते हैं पर्सनालिटी मॉडल्स पर। क्या व्यक्तित्व के कुछ मॉडल भी लोगों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं? किताब में बिग 5 ट्रेट्स का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स एक बहुत ही स्थापित और रिसर्च बेस्ड मॉडल है। ये कहता है कि मोटे तौर पर व्यक्तित्व को 5 बड़े आयामों पर समझा जा सकता है। और वो 5 आयाम कौन से हैं? पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओपनेस टू एक्सपीरियंस। यानी नए विचारों, अनुभवों, कला, कल्पना के प्रति खुलापन। जो लोग इसमें हाई होते हैं वो क्रिएटिव, जिज्ञासु होते हैं। जो लो होते हैं वो ज्यादा पारंपरिक और प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ओके, दूसरा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। ये जुड़ा है जिम्मेदारी, अनुशासन, समय की पाबंदी, लक्ष्योन्मुख व्यवहार से। हाई स्कोर वाले लोग मुनज्जम, ऑर्गेनाइज्ड, भरोसेमंद होते हैं। लो स्कोर वाले ज्यादा लापरवाह या सहज हो सकते हैं। तीसरा? एक्स्ट्रोवर्जन। एक्स्ट्रोवर्जन, ये तो काफी सुना है। हाँ, ये बताता है कि कोई व्यक्ति कितना मिलनसार, बातूनी, ऊर्जावान है और दूसरों की संगत में कितना सहज महसूस करता है।
इंट्रोवर्ट्स इसके दूसरे छोर पर होते हैं, ज्यादा शांत, रिजर्व्ड और अकेले समय बिताकर एनर्जी पाते हैं। चौथा, एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस। ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति कितना सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण, मददगार और दूसरों का लिहाज करने वाला है। जो इसमें लो होते हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव, शक्की या सीधे सीधे बात कहने वाले हो सकते हैं। और पांचवा है न्यूरोटिसिज्म। हाँ, इसे कभी कभी इमोशनल स्टेबिलिटी का उल्टा भी कहते हैं। ये बताता है कि कोई व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, उदासी, गुस्सा, तनाव को कितना महसूस करता है। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग ज्यादा संवेदनशील और मूडी हो सकते हैं, जबकि लो स्कोर वाले ज्यादा शांत और स्थिर रहते हैं। तो ये मॉडल कैसे मदद करता है? क्या हम लोगों को इन खांचों में बांट सकते हैं? नहीं, खांचों में बांटना सही नहीं होगा। ये समझना जरूरी है कि ये पांचों आयाम स्पेक्ट्रम है, मतलब पैमाने हैं। हर व्यक्ति इन पांचों पैमानों पर कहीं ना कहीं होता है, कम या ज्यादा। ये मॉडल हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हम किसी व्यक्ति के स्वभाव के किन किन पहलुओं पर गौर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जानने से कि कोई व्यक्ति ओपननेस में हाई है या कॉन्शियसनेस में लो, हम उसके व्यवहार या फैसलों को बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, कुछ हद तक ये हमें उनके संभावित रिएक्शंस, पसंद नापसंद, काम करने के तरीके के बारे में अंदाजा दे सकता है। जैसे एक हाई कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति शायद डेडलाइन कभी मिस ना करे, जबकि एक हाई ओपननेस वाला नए आइडियाज पर जल्दी राजी हो जाए। ये कोई गारंटी नहीं है, पर एक उपयोगी गाइड जरूर है। चलिए अब आते हैं ऑब्जर्वेशंस की शक्ति पर। किताब कहती है कि हम लोगों के शब्दों, उनकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि उनके सामान और उनके रहने या काम करने की जगह से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो जासूसी जैसा लग रहा है। हाँ, इसे मजाक में स्नूपोलॉजी भी कहा गया है। सैम गॉसलिंग की किताब है इस पर। आइडिया ये है कि हमारी पसंद, हमारी चीजें, हमारी जगह, ये सब अनजाने में हमारी पर्सनैलिटी, हमारे मूल्यों, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जैसे कोई व्यक्ति बात करते हुए मैं शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करता है या हम का। इससे उसके फोकस खुद पर या समूह पर का अंदाजा लग सकता है। या किसी के डेस्क को देखिए, क्या वो बहुत साफ सुथरा और मुनज्जम है या फैला हुआ और क्रिएटिव चीजों से भरा है। ये कॉन्शियसनेस या ओपननेस के बारे में कुछ बता सकता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल भी? बिल्कुल। लोग क्या पोस्ट करते हैं, किस तरह की तस्वीरें लगाते हैं, किन ग्रुप्स का हिस्सा हैं, ये सब उनकी पहचान, उनकी रुचियों और वो दुनिया को खुद को कैसे दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में सुराग दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी तो गलत अंदाजे लगाने का खतरा है। हो सकता है कोई सिर्फ दिखावा कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, खतरा हमेशा रहता है। इसलिए यहाँ भी वही बात लागू होती है। किसी एक चीज पर नतीजा ना निकालें, पैटर्न देखें। क्या उनकी ऑनलाइन पर्सनालिटी उनके ऑफलाइन व्यवहार से मेल खाती है? क्या उनकी कही बातों और उनके एक्शन में तालमेल है? इन सबको मिलाकर ही एक बेहतर तस्वीर बन सकती है। ये सुराग हैं, सबूत नहीं। तो हमने काफी कुछ कवर किया। प्लेरेनाएं, शैडो, प्लेजर पेन, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, पर्सनैलिटी मॉडल्स, ऑब्जर्वेशंस। कुल मिलाकर लोगों को समझना एक सतत प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। ये कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। इसमें ध्यान से देखना, सुनना, विश्लेषण करना और सबसे जरूरी खुद के प्रति जागरूक रहना शामिल है। ये जो मॉडल्स और सिद्धांत हमने डिस्कस किए, ये औजार की तरह है। हाँ, ये गाइडलाइंस हैं, नियम नहीं। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना है, हमेशा संदर्भ और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए। हर इंसान यूनिक है और कोई एक तरीका या तकनीक अचूक नहीं है। कोई भी नहीं। सबसे जरूरी है कि हम एक खुली सोच रखें, जिज्ञासु रहें और जल्दबाजी में नतीजे पर ना कूदें। निष्पक्ष रहने की कोशिश करें। और शायद सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि दूसरों को समझने की इस पूरी कोशिश में हम कहीं ना कहीं खुद को ही ज्यादा बेहतर जान लेते हैं। ये बिल्कुल सच है। जब हम दूसरों के व्यवहार के पैटर्न, उनकी प्रेरणाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं पर गौर करते हैं तो हमें अपने खुद के पैटर्न और प्रेरणाएं भी नजर आने लगती हैं। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। अगली बार जब आप किसी के व्यवहार से हैरान हो या आपको समझ ना आए कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये सोचने के बजाय कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक पल रुककर ये पूछें कि उनके इस व्यवहार से मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया जग रही है और क्यों। बहुत शक्तिशाली सवाल है ये। हाँ, ये सवाल शायद खुद को और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने का, अपनी शैडो को पहचानने का एक नया दरवाजा खोल सकता है। बिल्कुल। दूसरों को समझना और खुद को समझना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।